हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। तो हम पिछले वाली कक्षा की चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं और आज हम बात करेंगे कि रिजिड बॉडी जो कि कंटीन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन का है, उसका सेंटर ऑफ मास हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उससे पहले यहाँ एक टर्म है कि कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास क्या होता है, पहले हम इसको समझ लेते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि किसी रिजिड बॉडी का जो कि कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है, उसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकाला जाता है। तो सपोज करिए कि ये कोई ऑब्जेक्ट है। हम लोग जानते ही हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट पार्टिकल से मिलकर बना होता है और वो पार्टिकल्स क्या होते हैं, या तो एटम्स होते हैं, या तो आयन्स होते हैं, या तो मॉलिक्यूल्स होते हैं। और हम लोगों ने ये भी पढ़ रखा है कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच कुछ ना कुछ जगह होता है जिसे हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के नाम से जानते हैं। उसी तरीके से दो एटम के बीच भी जगह होता है जिसे इंटर एटॉमिक स्पेस के नाम से जाना जाता है, या फिर यूं कहें कि इंटरमॉलिक्यूलर या इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस के नाम से जाना जाता है उसको। तो कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास का मतलब है कि जब भी हम अगर किसी रिजिड बॉडी या किसी बॉडी के कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास के बारे में बात करेंगे, तो जो भी उस के पार्टिकल्स हैं उनके बीच ये माना जाएगा कि कोई भी खाली जगह नहीं है, मतलब उनके बीच में स्पेसिंग नहीं है। मतलब एक पार्टिकल के बाद दूसरा पार्टिकल, उसके बाद तीसरा पार्टिकल बिल्कुल कंटिन्यूअस वे में है, कहीं कोई गैप नहीं है। इसीलिए इसको बोला जाता है कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। अगर इसको सेंटेंस में लिखना हो तो क्या कहेंगे कि the spacing between the particles of a rigid body is so small that the distribution of mass is continuous for the practical purpose। हम ऐसा एज्यूम करके चलते हैं, लेकिन अब इंटरमॉलिक्यूलर या इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस तो होता ही है, लेकिन हम कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास के केस में इसको इग्नोर करके चलते हैं। और क्योंकि इसमें पार्टिकल्स भी बहुत छोटे छोटे होंगे, हम लोग जानते हैं कि छोटे शब्द के लिए ग्रीक लेटर डेल्टा का इस्तेमाल करते हैं। डेल्टा का इस्तेमाल करते हैं। तो सपोज करिए कि डेल्टा M1 डेल्टा M2, इसी तरीके से डेल्टा Mn मास, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जिनके मास दिए गए हैं, करस्पॉन्डिंग उनके पोजिशन वेक्टर्स दिए हैं x1 y1 z1 और xn yn zn तक। तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा उसके सेंटर ऑफ मास का, तो जो फॉर्मूला होता है m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, तो उसी फॉर्मूले को इस्तेमाल करिए यहाँ पर। तो डेल्टा M1 इंटू x1 प्लस डेल्टा M2 इंटू x2 प्लस डेल्टा Mn xn डिवाइडेड बाई टोटल सम ऑफ मास। अब इसी चीज को हम समेशन के फॉर्म में लिखते हैं, मैंने पहले भी बताया था। तो सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट क्या आ गया, समेशन आई डेल्टा mi xi डिवाइडेड बाई समेशन डेल्टा mi। अब जिन लोगों ने यहाँ पर इंटीग्रेशन पढ़ रखा है तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो लोग नहीं पढ़े हैं इंटीग्रेशन, उनके साथ थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन कोई बात नहीं। आइए देखते हैं कि वो प्रॉब्लम क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि जो इंटीग्रेशन होता है वो एक्चुअली में डिफाइन होता है कि आप ये सपोज करिए कि ये कोई कर्व है और इसके नीचे का आप एरिया निकालना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि छोटा सा एक एरिया लेते हैं और उस एरिया का पहले हम उस रीजन का एरिया निकालते हैं और फिर उसको हम ए से बी तक सम कर देते हैं। मतलब सम इंटीग्रेशन का मूल मतलब ही होता है समेशन, सम करना। तो ये जो समेशन यहाँ आपको दिख रहा है, ये समेशन, इस समेशन को हम इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। कब लिखेंगे, तो जब ये स्पेसिंग जो होता है वो जीरो की तरफ टेंड करता है। मतलब कि किसी कर्व के नीचे का जो ये स्मॉल रीजन है, ये इंटीग्रेशन की तरफ कब टेंड करेगा कि ये जो स्पेसिंग है इस रीजन का वो जीरो की तरफ टेंड करे। दैट मीन्स जो मास है वो जीरो की तरफ टेंड करे। तो ये पूरा जो एक्सप्रेशन है आपका, हम लोग जानते हैं कि लिमिट a अपॉन बी बराबर लिमिट a अपॉन लिमिट b होता है, तो अलग अलग लिमिट लगेगी। तो ऊपर वाले में जब डेल्टा m टेंडिंग टू जीरो लगाएंगे तो वो इंटीग्रेशन x dm आ जाएगा। ये dm क्या है, तो एक मास है, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स उनका सम हम ले रहे हैं, और ये टोटल समेशन जितने पार्टिकल सबका मास लेना है।
तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, दैट मीन्स कि सम करेंगे छोटे-छोटे पार्टिकल्स का मास, तो ये ऑब्जेक्ट था, इसका मास तो m ही होगा ना, भले ही इस पार्टिकल्स को हम m1 डेल्टा m1 l2 m3 कुछ भी ले रहे हैं। टोटल मास ऑफ द ऑब्जेक्ट m है। तो नीचे वाला एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, m, तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास 1/m इंटीग्रेशन x dm आएगा। उसी तरीके से y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड 1/m इंटीग्रेशन y dm। ये क्या है, ऑरिजिन से डिस्टेंस है उस पार्टिकल्स का जिसका मास dm है, राइट दोस्तों। और उसी तरीके से z कोऑर्डिनेट भी हम निकाल लेंगे। अब सपोज करिए कि वो ऑब्जेक्ट ऑरिजिन के पास रखा हुआ है, तो ऑरिजिन के पास रखा होगा तो x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट सब के सब 0 हो जाएंगे। तो जब 0 हो जाएंगे तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड सब 0 तो राइट हैंड साइड सब बराबर होगा 0 के। मतलब कि जब कोई रिजिड बॉडी ऑफ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑरिजिन के पास रखा हुआ हो, तो उसका जो सेंटर ऑफ मास होता है उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, ये बात है। अगर इसी चीज को हम पोजीशन वेक्टर के टर्म में लिखना चाहें तो पोजीशन वेक्टर के टर्म में आर को हम लोग ऐसे लिखते हैं, एक्स वाई जेड, और ये स्मॉल आर जितने पार्टिकल्स हैं उनके पोजीशन वेक्टर बता रहे हैं। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इज 1/n इंटीग्रेशन आर dm। अगर ये पोजीशन वेक्टर ऑरिजिन है तो फिर ये एक्सप्रेशन आ जाता है। तो ये एक छोटा-सा वीडियो था जिसमें हम रिजिड बॉडी के लिए कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास कैलकुलेट करते हैं। चूँकि हमारा अगला टॉपिक लंबा होगा तो हम वीडियो को यहीं पे पॉज़ करते हैं और नेक्स्ट वाले टॉपिक के लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएँगे। तो जिनको भी ये टॉपिक अच्छा लगा हो प्लीज़ हमें अपना आइडिया शेयर करिए कि हमारा ये इनिशिएटिव आपको कैसा लग रहा है, ताकि आपको सेंटर ऑफ मास कितनी समझ है इसके अंदर आपकी, आपको कैसे समझना चाहते हैं, ये सब हमें बताएँ। तब तक के लिए हम अगले वीडियो में आगे वाली चीज़ें बताएँगे। ठीक है ना दोस्तों? तो आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।